पहले तो हम अपने डिनाइल की वजह से अपने हालात को बदलने के लिए मुश्किल से तैयार होते हैं, आसानी से नहीं होते। तो जब तैयार हो जाते हैं ना, तो हमारा ख्याल होता है कि चूंकि मैं तैयार हो गया हूं तो अब मसलों को खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, मसले कई मर्तबा वहां से शुरू में कुछ देर के लिए शदीद हो जाते हैं जहां हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लाइफ या रिकवरी या आउटडोर्स में कैसे मामले को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इस दफा ये मेरा गुमान है, मैं आपकी काउंसलिंग टीम में तो उस तरह से शामिल नहीं हूं, और जहां पर आपको लगे तो आप मेरी तस्हीह कर दें। जैसे आप इनडोर ट्रीटमेंट से जब आउटडोर में गए तो जाते ही खराबियां पैदा हो गईं और आप वापस इंडोर में तशरीफ ले आए। कभी आप इस एक्सरसाइज से गुजरे हैं कि आप अपने आप से कुछ सवाल करें कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या है, मुझे, मैं क्यों करता हूं ऐसे, आखिर मैं क्यों भड़क उठता हूं। आपको पता है बीमारी या बीमार रवैयों का तो इसमें हाथ है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे अकीदे भी ऐसे होते हैं। हो सकता है ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ हो कि किसी बात पर आपको गुस्सा मुस्सा आया हो और बाद में आप ही को रिग्रेट्स हो रहे हो, यानी पशेमानी हो रही हो, या आप माजरत खाना रवैया आपका हो। कभी हुआ कि पहले कोई काम आप ही के हाथों हुआ हो और बाद में आप ही ने सोचा हो कि यार क्या करता हूं। आपने क्या सोचा, मुराद भाई ऐसे क्यों होता है कि एक ही मुराद साहब है, उन्हीं के हाथों कुछ गड़बड़ भी एग्जीक्यूट हो जाती है और उन्हीं के हाथों बाद में उन्हें पशेमानी या अपोलोजेटिक भी वो हो जाते हैं। ये चक्कर क्या है? सेंस ऑफ शेम एंड गिल्ट, नशा इसमें रोल प्ले करता है, क्रेविंग इसमें रोल प्ले करती है, इसके अलावा भी कुछ है। मैं आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाना चाह रहा हूं क्योंकि बाकी नशे की बीमारी के हवाले से तो आप रोज यहां पर एजुकेट होते ही हैं, कि मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिला रहा हूं कि कुछ शख्सियत को पढ़ने वाले डेंट्स भी होते हैं, या हमारी शख्सियत में कुछ ऐसे फ्लॉज भी होते हैं ना, जो फिर जब नशे की बीमारी हो जाए तो हमें बदल लेने की जरूरत होती है। वैसे कुछ फ्लॉज या शख्सियत के डेंट नशे की बीमारी के दौरान भी पड़ जाते हैं। ये बेबसी है कि हम पर कोई ऐसी कैफियत आती हैं कि उस वक्त हम जादुई अंदाज में लाइक समवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मैजिक वो काम कर देते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि मैं आइंदा नहीं करूंगा। हम इंसानों को ऐसी बहुत सी मुश्किलात होती हैं, जैसे हमने कभी वजन कम करना हो तो हम सोचते हैं कि मैं वो वाले खाने नहीं खाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो वाला खाना सामने आता है तो हमारी कैफियत बदल जाती है। बिलाल भाई, देखने का अंदाज है, लोग वैसे इसे भी कॉन्कर करते हैं, इस मसले को कॉन्कर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके वालिद साहब या बेगम साहबा या बहन, आपकी जिंदगी में ढेर सारी ऐसी चीजें हैं, नेमतें हैं, काम है जो आप कर सकते हैं, पर 2, 3, 4, 5 काम ऐसे भी होंगे जो आप नहीं कर सकते, जैसे नशा है, क्योंकि उसके बाद आप बीमार हो जाते हैं। लेकिन आपने नोट किया, जैसे आप ही बता रहे थे कि नशा करने की तरफ ध्यान लगा रहता है। नशे के इलाज को कुश्ती तो नहीं होना चाहिए ना, और ये इसी सूरत में मुमकिन है जब हम उन अकीदों पे भी काम करें जिन पर काम करके कुछ ठंड पड़ेगी, बंदा पुरसुकून होगा, रिलैक्स होगा। अच्छा, जब वो रिलैक्स होगा तो उसके नशा करने के रुझान में कमी वाक़या होगी। जब वो अपने अकीदों को नए सिरे से फॉर्मुलेट करे
या जो भी उसे सूट करता है वो फॉर्मुलेट करेगा। एक किताब है द इनविजिबल एम्प्लॉय। आपको पता है दुनिया भर में बिजनेसेस पर ऐसे लोग होते हैं जो काम करते हैं, तनख्वाहें ड्रॉ करते हैं, पर उनके बारे में मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा नहीं पता होता। ऐसे लोगों को कहते हैं द इनविजिबल एम्प्लॉय, क्योंकि उन्होंने कभी सामने आना ही नहीं होता। क्योंकि सामने आएंगे तो क्या होगा, कोई काम होगा, कोई बात होगी, कभी कोई शाबाश मिलेगी, कभी कोई गिला शिकवा सुनना पड़ेगा। यही होता है ना, और क्या होना। पर ये जो इनविजिबल एम्प्लॉइज होते हैं ना, ये अपना भी और उस बिजनेस कंसर्न का भी बहुत नुकसान करते हैं, क्योंकि ये इनविजिबल होते हैं। नशे की बीमारी की रिकवरी या वैसे भी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां ऐसी हैं जिनमें ऑल और नन प्रिंसिपल अप्लाई होता है, जो कि मैं आपसे अर्ज करता रहता हूं। ऑल और नन प्रिंसिपल यह है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें या तो पूरा किया जाता है या वो नहीं होते। दरमियान में कहीं कोई ऐसा पड़ाव नहीं है कि कदी कर लांगे तो कदी नहीं करांगे, नहीं, वो उस तरह से नहीं होते। अगर ऐसे किया जाए कि कदी कर लांगे तो कदी नहीं करांगे, तो वो जो बंदा ये कर रहा होता है ना, वो रगड़ा जाता है बेचारा, क्योंकि वो दुनिया उसे पता किस नजरों से देखती है। ये तो करना ही नहीं चाहता, ये तो है ही, अब मुझे माफ कीजिएगा मैं समझाने के लिए लफ्ज यूज कर, ये तो है ही झूठा। नहीं, वो झूठा नहीं होता, वो एक अहम शर्त को भूल जाता है। नशे की बीमारी की रिकवरी की कुछ शर्तें हैं, उनमें से एक शर्त यह है कि या आप करेंगे या नहीं करेंगे। उसमें गुंजाइश नहीं है, उसमें कसर नहीं रखी जा सकती। कसर रखने का मतलब यह है कि वो जो जिन आप हिम्मत करके, कोशिश करके, घर से दूर रह के, इलाज में से गुजर के बोतल में नशे की बीमारी का जिन बंद कर देते हैं ना, वो जिन दोबारा बोतल से बाहर आ जाता है। इशू ये है कि नशे की बीमारी में सिर्फ कुछ नहीं किया जा सकता। या तो नशा किया जा सकता है जो गुजरते वक्त के साथ खराबियां बढ़ती जाएंगी, या नशा छोड़ा जा सकता है, जो कि मुश्किल काम है, लेकिन फायदा इसी में है। देखिए, नशा छोड़ना मुश्किल काम है, फायदा इसी में है। क्रेविंग से निपटना मुश्किल काम है, पर फायदा इसी में है, क्योंकि ये जो क्रेविंग के पीछे चलना है ना, इसके नतीजे में एक तो बंदा अपनी नजर में बहुत, क्या कहा जाए, कि जलील हो जाता है, और दूसरों की नजर में भी उसकी वो वैल्यू नहीं रहती, यानी शेम आती है और छा जाती है, और उस बंदे को बड़ी तकलीफ होती है। देखें, दवाई का फैसला हमेशा डॉक्टर करेगा। देखें, अगर मुझे इस ऐनक के साथ सही नजर आ रहा है तो इसका मतलब है अब मैं ऐनक उतार दूं। पर कुछ बीमारियों में पेशेंट्स के हाथों ये कोताही हो जाती है कि ब्लड प्रेशर की दवाई खाने के बाद ब्लड प्रेशर ठीक है, तो कुछ अरसे के बाद समझना कि मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। नशे की बीमारी में कुछ अरसे नशा छोड़ने और अच्छी जिंदगी गुजारने के बाद ये समझना कि अब मैं अपनी पुरानी रविश और अपने पुराने अंदाजे जिंदगी की तरफ वापस जा सकता हूं। फिर पुरानी जिंदगी का कोई साया नहीं होना चाहिए। मसलन अगर माजी में खिजर भाई बहुत जोम था ना, अगर माजी में कि मेरे नाल कोई गल कर किस तरह सकता है, मैं किसी नू गल ही नहीं करन देनी, तो अब ये जोम छोड़ना पड़ेगा। अगर माजी में लोगों को डराने का अंदाज अपना रखा था, तो अब ये भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डर की फिजा में नशे की बीमारी और मूड डिसऑर्डर जान नहीं छोड़ते। डर की फिजा समझते हैं? डर की फिजा यह है कि मुझे आपसे बात करते हुए झिझक हो कि मैंने अगर हंजला साहब से या नेमत साहब से या किसी से भी बात की तो इन्होंने तो शीशे तोड़ देने। इसे कहते हैं डर की फिजा। अभी हुआ कुछ नहीं है,
लेकिन एक इंसान को अप्रोच करते हुए या बात करते हुए यह खौफ महसूस हो रहा है कि इन्ने किड़ी गल मननी है, इन्ने किड़ी सुननी है, ऐते गुस्सा करेगा, ऐते ताने देगा, ऐते तंज करेगा, ऐते कवेगा कि देखिए जी तुहानू भी बड़ा। वायलेंस के बाद फिर दूसरे लोगों को कुछ ना कुछ पीछे हटना पड़ता है ना, या वायलेंस की बातें करना, थ्रेटनिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करना, दो में से एक या दोनों तरह के थ्रेट्स देना जिन्हें वीटो या कीटो थ्रेट्स कहते हैं। वीटो थ्रेट्स ये होते हैं कि मैंने आपकी चलने नहीं देनी, मैंने कोई ऐसी बात करनी है कि तुहानू अपनी पै जाए। और कीटो थ्रेट्स होते हैं कि तुसी गल कीती है, मैं अपने आप नू कुछ कर लांगा, मैं अपनी रगें काट लूंगा, मैं छाल मार दियांगा, मैं घर से निकल जाऊंगा, मैं मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पहले से ज्यादा नशा करूंगा। आपने कभी इस दिक्कत से हो सकता है आप लोग गुजरे हो या सुना हो आपने। आपको पता है कि नशे की बीमारी की रिकवरी में एक मुकाम यह भी आता है कि कोई रिकवरिंग पेशेंट कहता है कि मैं पहले से ज्यादा नशा करूंगा, हालांकि वो जितना नशा कर सकता था ना वो पहले ही कर चुका होता है। और ज्यादा करना या कम करना उस बेचारे के हाथ में नहीं होता, वो तो बेबस होता है। वो अगर उसका बस चलता होता तो क्या वो छोड़ना देता? क्या वो कभी नशे के हाथों इतनी तकलीफें उठाता? क्योंकि नशे के मरीज तो बेचारे इतने, कहा जाए कि मिजरी बर्दाश्त करते हैं नशे की वजह से कि वो कुड़ते जलते सड़ते भी हैं, पर चूंकि उन्हें सूट करता है या उनकी मर्जी को ये सूट करता है कि उनका इमेज यही रहे कि ये तो छोड़ना ही नहीं चाहता। नशे में गलत होने से फिर हम एक मेडिकल जो व्यू पॉइंट है ना उससे हट जाते हैं। एक्चुअली हमें जिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का सामना है ना कि हमारा जिस्म नशे के साथ क्या सलूक करता है और इससे फायदा उठाने की बजाय नुकसान उठाता है। अच्छा, ये तो बात आप मेरे से ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्यों भला? क्योंकि आपने कभी नशे से बीमार होने से पहले कुछ फायदे भी उठाए थे। ठीक है, वो फायदे एडवाइजेबल नहीं है। मैं नहीं कहता आपसे या किसी से या अपने आप से कि मूड ठीक करना हो तो नशे का इस्तेमाल करें, दर्दें ठीक करनी हो तो नशे का इस्तेमाल करें। नशे की बीमारी में और मूड डिसऑर्डर में और हमारी दूसरी इंसानी मसाइल में एक बहुत बड़ी चैलेंज ये भी होता है कि हम ही होते हैं जिन्हें पता नहीं होता, लेकिन हम ही ऐसे बिहेव और ऐसे बातचीत कर रहे होते हैं कि जितना मुझे पता है ना किसी को नहीं पता। और इस वजह से जो लोग हमारी मदद कर सकते हैं या करना चाहते हैं वो जिच हो जाते हैं, जैसे हमारे घर वाले या हमारे डॉक्टर्स। कि जितनी कीमत आपने अदा की है उसका सिर्फ अंदाजा आप पता किस बात से लगा सकते हैं? अपने इंटरवेंशन डेटा से। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जाहिर है इंटरवेंशन डेटा तो वो चीजें हैं ना जो दूसरों के इल्म में भी हैं। असल जो तकलीफें आपने सही हैं वो तो आप जानते हैं या खुदा जानता है, बाकी लोग सब तो नहीं जानते ना। लेकिन उससे अंदाजा लगाने के लिए और जानने के लिए उससे शानदार टूल शायद अवेलेबल नहीं है। मनमानी इसे ही कहते हैं जिसमें हमारा कोई असूल नहीं होता। वो जो डॉक्टर सदाकत साहब आपसे प्रिंसिपल सेंटर्ड होने की बात कर रहे थे ना कि कोई असूल वजह कर लें, यानी आपने क्या करना है असूल वजह कर लें। आपके अब्बा जी का गिला ठीक है कि यार कुछ गल्लां दे विच तुसी इंज कर दियो,
कुछ गल्लां दे विच तुसीं उंज करदे हो, पता ही नहीं लगदा तुसीं इंज करना है कि उंज करना है। इहनूं पंजाबी च पता की कहंदे ने राशिद भाई? हुण तुहाडी मैं गल टाली नहीं, तुसीं मैनूं कहा पंजाबी च ट्रांसलेट करके दसो तो मैं करना पिया वां। इहनूं कहीदा सज्जी दहा के खब्बी मारना, यानी मनमानी इसे ही कहते हैं जिसमें कभी हम किसी बात को इस तरह अप्रोच कर रहे होते हैं और किसी बात को उस तरह अप्रोच कर रहे होते हैं। हमारी कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होती, हमारी मर्जी होती है, कदी इधर नूं टुर पे ते कदी उधर नूं टुर पे। नशे की बीमारी का अच्छा शाफी इलाज इंक्लूसिव अंदाज में ढेर सारे लोग मिलके करें तो हो जाता है। अगर अकेले कोई डॉक्टर या कोई मरीज या कोई काउंसलर या कोई साइकोलॉजिस्ट करने की कोशिश करे तो नहीं होता। इसीलिए नशे की बीमारी के इलाज में इंक्लूजन या इंक्लूसिविटी की बड़ी वैल्यू है, एंगेजमेंट की बड़ी वैल्यू है, कंसर्न लोगों को साथ लेके चलने की बड़ी वैल्यू है। और जहां पर यह नहीं होता वहां पर फिर खराबी पैदा होती है। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि वी एडमिटेड का मतलब है कि हमने मान लिया, क्योंकि पहले हम मानते नहीं थे। मैं दोबारा अर्ज करता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये नशे की बीमारी की ही एक शक्ल है कि इंसान इलाज और बेहतरी की कोशिशें कर रहा हो, पर उसका ये अंदाज हो कि मैं नहीं मानता। ये सर कंसल्टेंसी की रूह के खिलाफ है, ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के खिलाफ है, ये रोल रिवर्सल है। और मैं तो इसको काफी दफा ऑब्जर्व करता रहता हूं। जैसे हमारे यहां पर कोई पेशेंट नए एडमिट होते हैं तो पहले दूसरे दिन हम उन्हें लेके आपके पास आ जाते हैं और आप उनसे गुफ्तगू करते हैं तो थोड़ी देर में जो नए मेहमान हैं, नए मरीज हैं, वो डॉक्टर सदाकत साहब को बताना शुरू करते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लें। तो फिर जब वो थोड़े से सेहतयाब होते हैं, बेहतर होते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि उस दिन आपकी गुफ्तगू हो रही थी और मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल था कि आप दोनों साहिबान में से डॉक्टर कौन है और मरीज कौन है। सर, ये कंसल्टेंसी की रूह के डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की स्पिरिट के खिलाफ है। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।